हाय एवरीवन, आज बात करते हैं नोट मेकिंग के बारे में। मैंने सोचा है कि मैं अभी सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे नोट्स बनाने चाहिए और नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए उसके रिगार्डिंग वीडियोस बनाऊंगी। सबसे पहले मैथ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत ही जिस इस वीडियो में हम नोट मेकिंग के बारे में बात करेंगे तो एक चीज़ है कि मैं बहुत ही लॉजिकल तरीके से आपको ये बताऊंगी कि नोट्स आपको क्यों बनाने हैं। हम पर्पज ही भूल जाते हैं नोट्स का कि हम बुक्स होने के बाद भी हम लोग नोट्स क्यों बनाते हैं। वो पर्पज आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी नोट्स का फायदा है। हम सब कुछ ही लिखने बैठ जाते हैं, फिर उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नोट मेकिंग। आपको नोट्स जो है वो बनाने क्यों चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज है रिकॉग्निशन ऑफ द न्यू कॉन्सेप्ट। कई बार क्या होता है कि आपको कोई नया कॉन्सेप्ट दिखता है, कोई नया क्वेश्चन दिखता है, तो अगर आप उस क्वेश्चन को और उस कॉन्सेप्ट को अपने नोट्स में लिख लेते हैं तो आपके लिए वो कॉन्सेप्ट एग्जाम में स्ट्राइक होना बहुत ईजी हो जाएगा। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट आप या तो आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप एग्जाम में टाइम लेंगे उस कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज करने में। नोट्स हम इसलिए बनाते हैं कि हम नोट्स बना लेते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हमारा बार बार हमारी आंखों के सामने से जाता है, तो उसकी वजह से वो कॉन्सेप्ट हमारे ब्रेन में कंसोलिडेट हो जाता है एंड देन हमारा टाइम कम लगता है एग्जाम में उस कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने में। तो वो टाइम कम लगे और वहां पे हम टाइम सेव कर पाए, इसके लिए हमें नोट मेकिंग करनी है। सो द फर्स्ट रीजन इज कि हमें जो नए कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं हम उनके लिए नोट्स बनाते हैं। दूसरा रीजन है कि जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपको लेंथ पता चल जाती है किसी भी टॉपिक की या किसी भी कॉन्सेप्ट की। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आपने नोट्स बनाए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ परसेंटेज के जो नोट्स हैं अगर आप ढंग से बनाएंगे कॉन्सेप्ट नोट्स तो 3-4 पेजेस में वो खत्म हो जाएंगे। बट अगर आप ज्योमेट्री के नोट्स बना रहे हैं तो वो 10 से 12-15 पेजेस लेते हैं, तो आपको लेंथ समझ आ जाएगी हर चैप्टर की कि ओके ये चैप्टर बड़ा है, इसको रिवाइज करने में इतना टाइम लगेगा, और आपको एक कंसोलिडेशन फील होगा अपनी प्रेपरेशन में जब आप नोट्स बना लेंगे। सो रेलेवेंस और लेंथ किसी टॉपिक की पता करने के लिए और उसका एग्जाम के लिए हम उसको कितना टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, कितना एनर्जी डिवोट करनी पड़ेगी, वो आपको नोट्स बताते हैं। जब आपके नोट्स बन के रेडी हो जाएंगे यू विल फील इट कि आप कौन से चैप्टर को, अगर मैं आपको बोलूंगी कि इस चैप्टर को रिवाइज करना, आपको दिमाग में पता रहेगा कि ओके 1 घंटा मुझे इस चैप्टर के लिए लगेगा, अच्छा ये चैप्टर बड़ा है इसके लिए मुझे शायद 2-3 घंटे लग जाए। तो ये आपका दूसरा रीजन है नोट मेकिंग करने के लिए। थर्ड जो रीजन है सबसे इंपॉर्टेंट वो है रिवीजन के लिए। आपको एग्जाम टाइम में जब आप बिल्कुल एग्जाम के पास होंगे उस टाइम पे आप पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर सकते। आप पूरी वीडियोस जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है वो नहीं देख सकते, आप पूरे के पूरे पीवाईक्यू के क्वेश्चंस नहीं लगा सकते। उस टाइम पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा क्रिस्प मटेरियल चाहिए जो जिससे आपकी फटाफट अपने पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो सके। तो उसके लिए हमें नोट्स बनाने होते हैं रिवीजन के लिए। रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम रिवीजन के लिए क्रिस्प नोट्स बनाएं, वही आपको एग्जाम में फिर हेल्प करेंगे। और लास्ट है कॉन्फिडेंस। जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट से बार बार गो थ्रू होते हैं, ये ऐसा ही है जैसे हम किसी नई जगह पे जाते हैं और हमें पहली बार ही उतना कॉन्फिडेंस नहीं फील होता, बट आप एक जगह पे हैं, काफ़ी बार आते जाते रहते हैं, यू नो एवरीथिंग। तो वैसे ही सिलेबस का भी होता है, जितनी बार आप कॉन्सेप्ट से गो थ्रू होंगे आपके लिए उतना इजी हो जाएगा कि आप फटाफट वो कॉन्सेप्ट से गो थ्रू हो और वो कॉन्सेप्ट आप रिकॉग्नाइज कर पाए। तो उसके लिए हमें नोट्स बनाने, और कॉन्फिडेंस का जो रोल है वो आई कैन नॉट एम्फेसाइज ऑन इट। कॉन्फिडेंस अगर आप में है ना, ट्रस्ट मी, आप साइड वाले से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ठीक करके आएंगे। ये मैटर करता है। और वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? वो कॉन्फिडेंस आता है आपके नोट्स से। आप कितनी बार उनको रिवाइज करके गए हैं, कितना इजीली आपको कॉन्सेप्ट स्ट्राइक हो रहा है, कितना अच्छे से आपको चीज़ें याद हैं। अभी आप बोलोगे कि मैथ्स में कुछ याद नहीं करना होता और ये सब फालतू की बातें हैं। मैथ्स में भी आपको चीज़ें याद करनी होती हैं, आपको फॉर्मूलाज याद करने होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में ध्यान रखने होते हैं। अच्छा, एक बार नोट मेकिंग से पहले मैं 1-2 चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि मैथ्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते किस तरीके से, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्ट रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आपने अगर कभी भी पीवाईपी दिया है तो आपने देखा होगा कि कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। लाइक 60 to 70% ऑलमोस्ट क्वेश्चंस वैसे होते हैं जो आपको हर
पेपर में वो टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे। तो दे आर द मोस्ट रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये 60 to 70% अराउंड होते हैं हर बार। और अभी दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो वाले क्वेश्चंस होते हैं या कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनमें आपको क्वेश्चन तो नया लग रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट उसमें वही अप्लाई हो रहा है जो आपने पहले पढ़ा है। उसमें कॉन्सेप्ट नया अप्लाई नहीं हो रहा, बट कॉन्सेप्ट जो आपका एप्लीकेशन आपने फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में देखा है सीधा सीधा अप्लाई हो रहा है। इसमें थोड़ा मोल्ड होके वो कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो थोड़ा एप्लीकेशन चेंज हो जाती है क्वेश्चंस की। ये अराउंड 20% के आसपास ये वाले क्वेश्चंस होते हैं। देन कम्स थोड़े नए क्वेश्चंस जो आते हैं जो अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं कॉन्सेप्ट की। तो वो वाले क्वेश्चंस आते हैं जिनको सबसे ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो हम इनको 3 कैटेगरी में रख के बात करेंगे, ए, बी एंड सी। ए आर द क्वेश्चंस जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होते हैं, बहुत फेमिलियर होते हैं आप उन क्वेश्चन से, आपने बहुत बार एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर्स में वो क्वेश्चंस देखे होते हैं। बी टाइप के वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं बट थोड़ा एप्लीकेशन उनमें चेंज हुआ है, वो आपके बी टाइप की कैटेगरी में आएंगे। एंड सी वो वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें नया कोई अंडरस्टैंडिंग या आप डिमांड करता है एग्जामिनर आपसे। तो दीज आर द सी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो हम ऐसे 3 टाइप में कैटेगराइज करके अब हम बात करेंगे एक एक करके कि आपको नोट मेकिंग इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस के लिए कैसे करनी है। अच्छा, नोट मेकिंग मैंने आपको बता रखी है कैसे करनी है। आपको कोई भी टीचर से अपना पढ़ना है, उसके बाद जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया आपको वो कॉन्सेप्ट लिखना है और उसके नीचे आपको एक क्वेश्चन उस टाइप का लिखना है, या तो ऊपर लिख लीजिए टाइप वाइज। तो ऐसे आपको ध्यान रहेगा क्योंकि अलग अलग टाइप के ये है। तो आपको कॉन्सेप्ट लिखना है और हर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन आपको लिखना है वहाँ पे। ये आपको हर जो भी कॉन्सेप्ट आपके टीचर पढ़ाएंगे हर कॉन्सेप्ट के लिए करना है। अब बात करते हैं कि जो ए टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हमने बात की, वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनकी प्रिपरेशन एग्जाम के टाइम पे तो फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। इतना आप उन क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रिपेयर करके जाइए, उन कॉन्सेप्ट्स को प्रिपेयर करके जाइए। इन क्वेश्चंस में के लिए दिमाग पे जोर नहीं पड़ना चाहिए एग्जाम में। एग्जाम में आपको ये होना चाहिए ये क्वेश्चन दिखे और आपका पेन पढ़ते पढ़ते स्टार्ट हो जाना चाहिए चलना। तो ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपका टाइम सेव होगा, जहाँ जो आपका टाइम बचाएंगे ताकि जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं और जो बी टाइप के क्वेश्चंस हैं उनके लिए आप टाइम सेव कर पाएं। अभी मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं ये आपको फर्स्ट वो में कर देने हैं क्योंकि ये आपने इतनी बार रिवाइज कर रखे हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको ढूंढ के फर्स्ट राउंड में फटाफट खत्म करने हैं। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें कॉन्सेप्ट हल्का सा मोल्ड होके यूज होता है, एप्लीकेशन चेंज हो गई है लेकिन कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है। वो इन वाले क्वेश्चंस में मेंटल पीस बहुत मैटर करता है। अगर वहां पे आप शांत हैं और आपने अपने कॉन्सेप्ट नोट्स बहुत बार रिवाइज कर रखे हैं, उतना ही आपके लिए इजी होगा वहां पे कॉन्सेप्ट स्ट्राइक करना और इन क्वेश्चंस को जल्दी करना, क्योंकि आप एप्लीकेशन तभी कर पाएंगे जब आप कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करेंगे। और वो कॉन्सेप्ट आप आइडेंटिफाई जल्दी जब कर पाएंगे जब आप बहुत बार अपने नोट्स से गो थ्रू होंगे और वहां पे आप एक रिलैक्स्ड माइंड से बैठे होंगे। सो दिस इज फॉर बी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब जो तीसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं, अंडरस्टैंडिंग टाइप क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, ये आपको थर्ड राउंड में करने हैं, थर्ड गो में। उस टाइम तक क्या होता है आपका ऑलमोस्ट 85-90% जो मैथ्स है वो उनके क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब जो 5 से 10% यानी 1 से 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो आपकी अलग से कोई अंडरस्टैंडिंग डिमांड करेंगे, कई बार तो एक भी नहीं आता है। तो इस टाइम पे आपको बैठ के फिर इन वाले क्वेश्चंस के लिए आपका टाइम बचाएगा। ए वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उनको इतना कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से करके जाओ कि आपके पास इन वाले क्वेश्चंस के लिए इनफ टाइम हो। यहीं पे जो टॉपर्स होते हैं वो मार्क्स गेन करते हैं, क्योंकि वो लोग जो फर्स्ट, अभी ऐसा नहीं है कि उनमें बहुत अलग दिमाग होता है, इट्स जस्ट दैट कि उनका जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो इतने अच्छे से प्रिपेयर्ड करके रखते हैं कि उनको जो नए 2-4 क्वेश्चन इधर उधर होते हैं उनके लिए टाइम बचता है, दे कैन थिंक देयर। और वो आप जब भी कर पाएंगे जब आप टाइम सेव करेंगे और आप रिलैक्स्ड माइंड से वहां होंगे। ओके, अब मैं अपने नोट्स शेयर करती हूँ आपको कि मैंने कैसे कैसे नोट्स बनाए थे। और उसमें आपको क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स मत देखिए, आप उनका स्ट्रक्चर देखो कि मैंने नोट्स बना कैसे रखे हैं, कि मैंने कैसे कॉन्सेप्ट लिख रखा है। अच्छा, उसके बाद मैंने टाइप वाइज एक क्वेश्चन लिख रखा है उससे रिलेटेड। तो आप वो स्ट्रक्चर आपको देखना है। आई विल शेयर माई नोट्स नाउ। अच्छा देखो, ये मेरे जैसे परसेंटेज चैप्टर के नोट्स है।
तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मैंने ये नोट्स बना कैसे रखे हैं। आप उस पर फोकस करना कि मैंने ये नोट्स बनाए कैसे हैं। जैसे ये फर्स्ट पेज है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिख लिया कि परसेंटेज और फ्रैक्शन का जो कन्वर्जन होता है वो, ये बार बार ये फ्रैक्शंस यूज़ होती हैं, तो इनको परसेंटेज में और फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं ये मैंने इस पेज पे लिख लिया। तो ये मेरा जब भी मैं परसेंटेज चैप्टर खोलूँगी सबसे पहले मैं ये फ्रैक्शंस रिवाइज करूँगी, जो बहुत बार एग्जाम में यूज़ होती हैं, और नॉट जस्ट इन परसेंटेज चैप्टर, ये बाकी चैप्टर्स में भी यूज़ होती हैं। सो इस पेज पे मैंने ये लिखा। अभी देखो, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है, इफेक्टिव नेट परसेंटेज चेंज निकालना आता है ना एग्जाम में, कि कोई भी चीज़ है पहले वो बढ़ती है फिर दोबारा चेंज होती है, तो नेट कितना चेंज उस चीज़ में आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ है, उसका प्राइस एक बार 20% बढ़ता है फिर 30% बढ़ता है, तो इफेक्टिवली कितना हो जाता है नेट परसेंटेज चेंज, जो वो वाले क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है कि क्या कॉन्सेप्ट है। ये एक कॉन्सेप्ट लिखा कि इफेक्टिव नेट परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हम उनको 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, दूसरा तरीका है फॉर्मूला मेथड का, और तीसरा तरीका अज्यूमिंग वैल्यू का। अब मैंने ये तीनों तरीके यहीं पे लिख लिए हैं। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे तीनों तरीके यहीं पे दिख गए। अब ये मुझे यहाँ पे समझना है कि कौन सा तरीका कहाँ पे कैसे यूज़ होगा, वो मेरे दिमाग में रहेगा, लेकिन तीनों तरीके मुझे ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखते ही मेरे को कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाएगा एकदम कि ओके, इस क्वेश्चन को मैं इन 3 तरीकों से कर सकती हूँ। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आप ऐसे करते हैं, जैसे 20% कोई चीज़ बढ़ी है तो 6/5, 30% उसके बाद दोबारा बढ़ी है तो 13/10, और इफेक्टिव परसेंटेज चेंज आ गया ये, तो ये बढ़ गई इतनी। या आप अगर उसको फॉर्मूला मेथड से करोगे तो a + b + ab/100, ये आपको पता ही है नेट परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला होता है। दूसरा तरीका ये। तीसरा तरीका अज्यूमिंग वैल्यू करके कि 100 था, 20% बढ़ा तो 120 हो गया, फिर 30% बढ़ा तो 156 हो गया, ओवरऑल 56% का चेंज आ गया। तो ये तीनों तरीके मैंने यहाँ पे लिख लिए। आपको इस चीज़ पे ध्यान देना कि मैंने यहाँ पे लिखा क्या है। मैंने यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है कि ओके, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, नेट परसेंटेज चेंज का, जिसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, इतना बड़ा ओवरऑल कितना बढ़ गया, ये मुझे टाइप ऑफ क्वेश्चन पता चल गया इस बात से। उसको करने के 3 तरीके हैं, 1, 2, 3, ये तीनों तरीके मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। ऐसे आपको अपने नोट्स बनाने हैं, जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट लिखेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो लिखेंगे, और 1, 2, 3 जितने भी उस क्वेश्चन को करने के तरीके हैं। यहाँ पे तो जैसे 3 तरीके हैं, कई क्वेश्चंस को, मोस्टली क्वेश्चंस को करने का एक तरीका ही बेस्ट होता है, तो वो आप तरीका लिखेंगे। ऐसे आपके नोट्स बनने चाहिए हर टॉपिक के लिए। अब जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट है A = B × C। वो वाले क्वेश्चन जिनमें 3 कोई भी वेरिएबल्स होते हैं और वो आपस में रिलेटेड होते हैं, तो 2 का जो चेंज है वो तीसरे को अफेक्ट करता है, वो वाले क्वेश्चंस। जैसे आपने इस टाइप का क्वेश्चन देखा होगा कि नंबर ऑफ सीट सिनेमा हॉल में बढ़ गई है, कॉस्ट ऑफ टिकट बढ़ गई है, तो इफेक्टिव चेंज बताओ, रेवेन्यू में कितना चेंज आएगा। तो ये वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है, तो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा, उसका एक टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखा, और ये मैंने तीनों तरीके से फॉर्मूला, अजम्पशन और मल्टीप्लाइंग फैक्टर से उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया। ऐसे आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं अपने। अब जैसे 1-2 एग्जांपल्स और दिखा देती हूँ। जैसे क्वेश्चंस, इलेक्शंस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, अब मुझे बड़ी दिक्कत होती थी इलेक्शंस वाले क्वेश्चंस में, तो ये मैंने ट्री सा बनाया है। इससे मुझे ध्यान रहता है कि ओके, जब भी मुझे समझ नहीं आता मैं क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करती हूँ। टोटल पॉपुलेशन, वोटिंग लिस्ट में कितने हैं, जो वोटिंग लिस्ट में नहीं है वो कितने हैं, फिर उनमें से कितने कास्ट कर सकते हैं, कितने नहीं का। तो ऐसे आपको एक ट्री मैंने बनाया, 2 एग्जाम्पल्स लिखे, तो ये मेरे इलेक्शंस वाले क्वेश्चंस का टॉपिक इतने में खत्म हो गया। तो ऐसे मैंने अपने हर टॉपिक के लिए हर चैप्टर के नोट्स बना रखे हैं। अब ये मेरे परसेंटेज के जो चैप्टर के जो नोट्स हैं वो 4 पेजेस के नोट्स हैं, और ये मैंने इतनी बार रिवाइज कर रखे हैं कि अब मैं इनको 10-15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाती हूँ। यही आपको करना है, आपको हर चैप्टर के लिए ऐसे ही नोट्स बनाने हैं जिनमें आप ऊपर कॉन्सेप्ट लिखेंगे, 1 या 2 उस टाइप के क्वेश्चंस लिखेंगे, और ऐसे आप क्रिस्प नोट्स बनाएंगे हर चैप्टर के 3-4 पेजेस में। एडवांस मैथ्स में थोड़े ज़्यादा बनेंगे। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। अच्छा, अब बात करते हैं रिवीजन की, जो मैं बहुत वीडियोस में बता चुकी हूँ, बट एक बार फिर से बता देती हूँ। रिवीजन आपको 3 तरीके से करना है। एक आपका एवरीडे रिवीजन होगा, एक आपका वीकली रिवीजन होगा, और एक आपका मंथली रिवीजन होगा। जो हर दिन वाला रिवीजन है उसमें आप क्या रिवाइज करेंगे, जो भी आपके टीचर ने कल
उस टॉपिक से रिलेटेड आपको पढ़ाया है वो आपको अगले दिन जरूर रिवाइज करना है। इससे ही आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जो है वो फॉर्मुलेट होगा अच्छे से। तो डेली रिवीजन करना है। दूसरा है वीकली रिवीजन। अब डेली रिवीजन में आपको क्या करना है, जो आप कॉन्सेप्ट नोट्स बनाते जाएंगे उनको एक बार देखते हुए चलिए रोज। फिर वीकली रिवीजन, आपको एक चैप्टर उठाना है और वीकली जितना भी आपने पढ़ा है उसका, और जो भी आपके कॉन्सेप्ट नोट्स रेडी हुए हैं, क्रिस्प नोट्स होते हैं ये आपको रिवाइज करने हैं वीक में एक बार। एंड देन मंथली रिवीजन होता है, जो आपका पूरा आपने पढ़ा है वो पूरा मंथली रिवीजन। इसके साथ आपको जैसे ही आपका एग्जाम पास आता है 1-2 महीने पहले एग्जाम के, आपको क्या करना है, जो भी आप ये क्रिस्प नोट्स बनाएंगे ये बन के रेडी हो जाएंगे, ये 30-40 पेज में ऑलमोस्ट आपका पूरा मैथ्स आ जाएगा। तो आपको क्या करना है फिर उसके बाद, ये आपके जो नोट्स हैं ये आपको डेली रिवाइज करने हैं। स्टार्टिंग में आप पूरे नोट्स रिवाइज नहीं कर पाएंगे, बट ट्राई करिए 2 महीने पहले से स्टार्ट करके कि 2-3 चैप्टर्स आप डेली रिवाइज करो। और एक पॉइंट पे आके एग्जाम से अराउंड 1 महीने पहले आप उस कंडीशन में आ जाने चाहिए कि आप डेली एक दिन अर्थमेटिक मैथ्स और एक दिन एडवांस मैथ्स के नोट्स रिवाइज कर पाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि डेली रिवीजन कैसे पॉसिबल है, इतना बड़ा मैथ्स है। ट्रस्ट में आप कर पाएंगे। अगर आप स्टार्टिंग से मैथ्स के नोट्स को ढंग से रिवाइज करते हुए चल रहे हैं तो ये बहुत ही क्रिस्प नोट्स हो जाते हैं 30-40 पेज के, और आप इनमें से इतनी बार गो थ्रू हो चुके होते हैं कि आप कर पाएंगे उनको रिवाइज। तो ये आपको एग्जाम से जस्ट पहले करना है, 1-1.5 महीने पहले, कि आपको 4-5 चैप्टर डेली ऐसे ऐसे रिवाइज करते हुए चलना है। और एक पॉइंट तक आते आते आपको पूरा मैथ्स अर्थमेटिक एक दिन और एडवांस एक दिन आप इतने केपेबल होने चाहिए हो एट द एंड कि आप ऐसा कर पाए 1 दिन 2 दिन में पूरा मैथ्स रिवाइज। ये आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम के टाइम पे। एग्जाम के टाइम पे सारे कॉन्सेप्ट से एक बार फटाफट गो थ्रू होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप क्यों कर पाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, इनमें आपको क्वेश्चंस बहुत सारे तो लिखे नहीं है, सिर्फ एक एक क्वेश्चन लिखा है एक कॉन्सेप्ट का। तो आपको ये कॉन्सेप्ट नोट्स जो हैं वो क्रिस्प होते हैं, तो हो जाते हैं ये फटाफट रिवाइज। सो दिस वाज ऑल मैथ्स के नोट्स की रिगार्डिंग। ऐसे ही मैं जीएस और जो भी मैंने बनाए हैं नोट्स वो सब भी शेयर करूंगी कि मैंने कैसे बनाए थे, बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। मैंने एक सब्जेक्ट वाइज ही सोचा है कि मैं हर सब्जेक्ट के लिए बनाऊंगी, मुझे टाइम मिला तो। सो दिस वाज ऑल। Thank you so much, and please subscribe to the channel and hit the like button, and do share it with your friends if you are finding these videos helpful. Thank you so much.